Good morning, students. As you know, we are dealing with our 12th chapter of class 10, that is electricity. Okay, and in last class I have discussed about the Ohm's law. ठीक है, Ohm's law क्या था, इसकी स्टेटमेंट क्या थी? Ohm's law क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो इन दी सर्किट. ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? करंट फ्लो इन दी सर्किट. जो हमने किया था V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, ये था हमारा ओम्स लॉ. और हमने यहाँ पे ओम्स लॉ की लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन दी मैनी फैक्टर्स. ठीक है, जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या था? एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी? जो करंट फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करती थी. मतलब रेजिस्टेंस क्या था? एक प्रॉपर्टी थी जो करंट फ्लो में ब्लॉकेज क्रिएट करती थी, दैट रेजिस्ट्स द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर. तो R क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है R इज इक्वल टू V ओवर I. V क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. I क्या है? करंट फ्लो इन दी सर्किट. ठीक है, और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में रिलेट किया था पाइप के थ्रू वाटर फ्लोइंग इन दी पाइप, कि दो पाइप के बीच में वाटर कब फ्लो होगा? जब उनके बीच में क्या हो? हाइट का डिफरेंस हो. जैसे ये यहाँ पे है, इस लेवल की हाइट, मतलब यहाँ पे एक कंटेनर में हाइट का लेवल है इतना और बी में इतना, तो क्या होगी? यहाँ पे स्पीड क्या होगी? कम होगी. इस पाइप के थ्रू जो पानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा उसकी स्पीड क्या होगी? लेस होगी. और तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कम है. ये क्या है? डिफरेंस ऑफ हाइट या फिर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हम बोल सकते हैं, प्रेशर का डिफरेंस. ठीक है, और इस केस में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो सिमिलरली सर्किट में भी यही होता है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होता है उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है, जो आपके लिए नया सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये आई भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. अगर ये कम है तो आई भी क्या होगा? कम होगा. ठीक है, और जब हम डायरेक्टली को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पे आर आ जाएगा. आर क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, अब जो ये रेजिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला है V ओवर आई, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे. रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट फैक्टर है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, सपोज हमारे पास ये क्या है? कोई भी कंडक्टर है. ठीक है, कंडक्टर है, सपोज इसका रेजिस्टेंस क्या है? इनिशियल R. अगर हम इसकी लेंथ को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें. इसकी लेंथ को क्या करें? इंक्रीज कर दें. तो क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ पहले थी L, अब कितनी हो गई है? सपोज L और L 2L हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अगर R क्या है? लेंथ क्या इंक्रीज हो रही है तो R भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है, L R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L. अगर R लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है किसी भी कंडक्टर की, तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर R लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा. ठीक है, अब बात आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हमारे पास पहले कोई कंडक्टर था, हमने उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो इट मीन्स वहां पे रेजिस्टेंस R था तो यहाँ पे भी क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. मीन्स 2R रेजिस्टेंस हो गया, जब L भी कितनी हुई? 2L हो गई. ठीक है, डायरेक्टली इंक्रीज होगा, यूं नहीं कि सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे R और L एक दूसरे के. ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया लेंथ और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस. सपोज पहले इनिशियल लेंथ थी हमारे पास L और इनिशियल रेजिस्टेंस था R. अगर हमने लेंथ को कर दिया 2L 4L 6L, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगा. सपोज 3L 6L एंड 9L. मीन्स ये क्या है? उतने ही, जितने प्रोपोर्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है उतने ही प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है,
ओके, मतलब दोनों क्या है, लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड केस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो हमारा आर रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली में क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हमारा एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। देखो हमारे पास एक कंडक्टर है या फिर हम बोलते हैं एक वायर है जिसका एरिया स्टार्टिंग में ये है। ठीक है, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सपोज एक हमारे पास थिन वायर है और एक थिक वायर है, एक पतली वायर होती है एक जो मोटी वायर होती है, तो मोटी वायर का एरिया ज्यादा होता है, तो ज्यादा एरिया है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हम जो ट्रांसफार्मर में या सर्किट्स में कौन सी वायर यूज होती है, अप्लायंसेज में हम हैवी वायर यूज होती है जो थिक वायर होती है, क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा होता है और वो रेजिस्टेंस कम क्रिएट करती हैं और करंट फ्लो में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, मतलब रेजिस्टिविटी नहीं होती, करंट फ्लो में कोई भी रुकावट नहीं होती। तो इट मीन्स एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो एक लेंथ का फैक्टर हो गया, एक एरिया का फैक्टर हो गया। थर्ड वन है नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की नेचर कैसी है। जैसे अगर कोई मटेरियल कंडक्टर सिल्वर का है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, अगर कोई मटेरियल आयरन का है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उनकी मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जब हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं, एल है इस लेंथ कंडक्टर की लेंथ, एरिया है इसका एरिया। ठीक है, अब हमने अभी किया रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है एल के, यूनिवर्सली होता है ए के। जब हम कंबाइनिंग दीज टू, दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड ओवर ए, दोनों को इकट्ठा लिख दिया हमने। ठीक है, जब अब दोबारा इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वल का साइन लगा के कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ये रो, इसको बोलते हैं हम रो। रो क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। क्लियर, ये था हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, अब जो हमारा ये R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आया है, जब हमने डायरेक्टली साइन को हटाया है तो रो क्या है हमारी, रो होती है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है रो। अब नेक्स्ट आता है हमारा रो, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ही होती है जो करंट फ्लो में रुकावट क्रिएट करती है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, और रो क्या हो जाएगा, यहाँ से रो का वैल्यू निकालेंगे तो R इंटू ए ओवर एल। तो रो R के इक्वल होगा जब हमारा एरिया भी क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ भी क्या हो 1 हो, तो R क्या हो जाता है, रो के इक्वल। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हेन द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस की, मीन्स 1 ओम की। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं इस कांस्टेंट से। ठीक है, ये है हमारा ओम। ठीक है, अब आपकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगी, जब एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी क्या हो 1 मीटर हो। अब देखो इसका यूनिट निकालेंगे हम, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू ए ओवर एल। तो R की यूनिट होती है ओम। ठीक है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं ओम मीटर। क्लियर, ये है आपका रेजिस्टिविटी। ये भी क्या है, जो करंट फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और ये इक्वल होते हैं रेजिस्टेंस के जब एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी क्या हो, यूनिट हो। ठीक है, अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिल्वर की क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी होती है एलोय और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और जब रेजिस्टिविटी हाई होती है मीन्स करंट फ्लो में रुकावट हो रही है, तो मीन्स करंट क्या होगा वहां पे, कम होगा। ठीक है, तो R का फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर एल।
ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टिविटी। अब जो मैंने आपको ऐसा यूनिट बताया रेजिस्टिविटी की, उसी फॉर्मूले में पुट कर दो। आर की होती है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होता है मीटर, तो ओम मीटर या फिर ओम सिंबल से डिनोट कर देते हैं। अब आप एक फैक्टर याद रखोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, नेवर डिपेंड्स ऑन एल और ए। जैसे हमारा रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि सिल्वर की कितनी है या फिर आयरन की कितनी है। एफ क्या होता है आयरन होता है, या मेटल की कितनी है, नॉन मेटल्स की कितनी है, एलॉय की कितनी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू द लेंथ एंड एरिया पे नेवर डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। ठीक है, जो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी है, जो नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं एक तरह की इंसुलेटर होती हैं, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी मीन्स करंट फ्लो में रुकावट, मीन्स करंट फ्लो कम होना। तो सबसे ज़्यादा कम करंट फ्लो इंसुलेटर में होता है, क्योंकि इंसुलेटर क्या होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो अपने आप में से फ्लो ऑफ करंट नहीं होने देते, मतलब करंट फ्लो को नहीं होने देते, पास नहीं होने देते, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो कितनी होती है 10⁻12, मतलब 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 कितना होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितनी जीरो हो जाएंगी, से इस रेंज में होती है 10 टू पावर 12 टू 10 टू 17। किसी की 12 होती है, किसी की 13 होती है, किसी की 10⁻14 होगी। इस रेंज में नॉन मेटल की होती है ज़्यादा होती है। फिर जो मेटल और एलॉयज होती हैं वो अपने आप में से करंट को पास होने देती है, उनकी करंट कंडक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होती है बहुत कम, मीन्स नेगेटिव में होती है। 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6, जो माइनस में पावर होती है वो क्या होती है आपको पता है ऑब्वियसली, बहुत कम वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की। मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होती है लेस होती है, और जो आई होता है वो ज़्यादा मोर होता है। करंट फ्लो क्या होता है कंडक्टर के केस में या फिर मेटल और एलॉय के केस में क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, जो हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, जो घरों में हमारी जो वायरिंग होती है वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम की होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होती है मीन्स करंट ज़्यादा पास होने देती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए जो मेटल यूज़ होती हैं, वायर यूज़ होती हैं, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है कम होती है। वो किसकी होती है कॉपर एंड एल्यूमिनियम की। उसके बाद है एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे हो गया टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी जो प्रेस होती है हमारी, या फिर हीटर हो गया, या फिर गीज़र हो गया। जो इनके अंदर जो एलॉयज यूज़ होती हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि दे डोंट बर्न रेडली। अगर ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा करंट आता है उनके अंदर, जैसे टोस्टर क्या होता है सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक करंट को जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट कर देती है हीट में कन्वर्ट कर देती है। तभी तो हमारा हीटर से पानी, हीटर से क्या होता है हीट मिलती है, गीज़र से पानी गर्म होता है। तो मीन्स उसमें क्या होती है रेजिस्टिविटी हाई वाले जो वायर्स होती हैं वो यूज़ होती हैं, ताकि क्या हो वो बर्न ना हो सके। ठीक है, और करंट भी फ्लो होता रहे और रेजिस्टिविटी हाई वाली यूज़ होती है। ठीक है, अब जो रजिस्टर है वो क्या होता है इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आपने लैब में देखे होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही होते हैं, ऐसे बने होते हैं रजिस्टर, कई लैब में ऐसे होते हैं। इनके ऊपर ये रजिस्टर भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कलर कोड रजिस्टर, इनके ऊपर कलर होते हैं, और दूसरा होता है वायर बाउंड रजिस्टर, मतलब ये वाले जो आपने देखे होंगे ये क्या होते हैं आपके रजिस्टर होते हैं। ठीक है, दो तरह के रजिस्टर होते हैं। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही होते हैं दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं लिमिट मतलब कम करते हैं, रोकते हैं, उसमें रुकावट करते हैं। या फिर ए रजिस्टर इज एनीथिंग दैट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजीली, मतलब ऐसी चीज होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं होता। ठीक है, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है रजिस्टर्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट केस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है रजिस्टर्स इन सीरीज, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करना। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अपना नोटबुक में नोट करो। ओके।